Yesterday, we had started with the financial statements. The financial statements का क्या meaning होता है? What is the definition? What are the features, objectives, and types of financial statement? So types में हमने discuss करी there are 5 basic types of financial statements जो बनाई जाती हैं. They are the balance sheet, income statement, statement of changes in equity, fund flow statement, and cash flow statement. So we have already discussed yesterday कि balance sheet और income statement क्या होता है. ये आपने सबने बनाई हुई है, so इसमें आपको इतनी difficulty नहीं आनी चाहिए. Next है हमारा statement of changes in owner's equity. So ये मैंने आपको last class में भी बताया था. Owner's equity का मतलब क्या होता है? Capital. Owner's equity means the claims of the owners of the business against the assets of the firm. मतलब जो पैसा कंपनी के ओनर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स बिजनेस में लेकर आए हैं उसको कहते हैं कैपिटल. या फिर उसको कहते हैं बिजनेस का जो क्लेम है ओनर्स की तरफ. जो पैसे ओनर्स लेकर आए हैं तो वो बिजनेस उनको वो पूरे लाइफ टाइम के लिए वापस नहीं करता. वो उनको कब वापस किया जाता है पैसा? जब बिजनेस बंद होता है. सो कैपिटल क्या होती है? वो पैसा जो ओनर्स बिजनेस में लेकर आए हैं. सो इसको कहते हैं इट इज द क्लेम ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर्स. जो बिजनेस के क्लेम्स ओनर्स की तरफ होते हैं उनको कहते हैं कैपिटल. जो बिजनेस के क्लेम्स आउटसाइडर्स की तरफ होते हैं उनको कहते हैं लायबिलिटीज. तभी हम जो बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड है वहां पर शो करते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज. पहले कैपिटल शो करते हैं, वो क्या है? बिजनेस की जो लायबिलिटीज है ओनर्स की तरफ, जो कैपिटल ओनर्स ने प्रोवाइड की है. देन हम शो करते हैं लायबिलिटीज. वो क्या है? जो बिजनेस की लायबिलिटीज है आउटसाइडर्स की तरफ, जो बाहर वालों ने, ओनर्स के अलावा जो है हमारे क्रेडिटर्स, बैंकर्स, डिबेंचर होल्डर्स जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया है बिजनेस चलाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज लायबिलिटीज. सो कैपिटल में दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस. सो ओनर्स इक्विटी का मतलब क्या है? कैपिटल. और कैपिटल कैसे कैलकुलेट करी जाती है? एक तो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस. जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लसेस होते हैं वो कैपिटल का ही पार्ट होते हैं. बिकॉज रिजर्व्स क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. वो प्रॉफिट जो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते जबकि बिजनेस में फ्लो बैक कर लेते हैं, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए हम उसको बिजनेस में वापस इन्वेस्ट कर लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज रिजर्व्स. सो जो पैसा बच जाता है बिजनेस में वो किसका होता है? डेफिनेटली ओनर्स का होता है. इसीलिए जो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस होते हैं उसको शेयर कैपिटल में ही ऐड किया जाता है, एंड टोटल ऑफ दैट इज कॉल्ड एज ओनर्स इक्विटी. सो ओनर्स इक्विटी मतलब द कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स. और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस. अब एक साल में जो है अगर इनकम और खर्चे हमारे चेंज हो रहे हैं, हमारा प्रॉफिट चेंज हो रहा है, तो हमारी ओनर्स की इक्विटी भी चेंज होती है. ये स्टूडेंट्स, am I audible now? Yes, ma'am. Actually first lecture सभी टीचर्स का होता है, so it's quite network बहुत heavy हो जाता है, that is why सुबह थोड़ी प्रॉब्लम आती है. Okay, so as I was discussing कि ओनर्स इक्विटी क्या होती है? आपकी शेयर कैपिटल, जो पैसा ओनर्स बिजनेस में लेकर आए हैं, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस. बिकॉज रिजर्व्स एंड सरप्लसेस भी जो है वो क्या है? जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता जबकि बिजनेस में वापस इन्वेस्ट कर लिया जाता है. सो वो भी ओनर्स का ही कंट्रीब्यूशन होता है, वो ओनर्स की कैपिटल में ही ऐड कर दिया जाता है. सो एक साल में जो ओनर्स इक्विटी में चेंज क्यों आया वो जाने के लिए हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी, जिसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कहते हैं. This is also called as P&L appropriation account. So इस अकाउंट में हम शो करते हैं, स्टेटमेंट में हम शो करते हैं कि ओनर्स की जो कैपिटल है, अगर वो जैसे 2020 में वो 1,20,000 पे शो हो रही है, 2021 में वो 2,50,000 पे शो हो रही है. सो व्हाट आर द रीजंस फॉर सच इंक्रीज या डिक्रीज? पूरे एक साल में ओनर्स की कैपिटल कैसे बढ़ी और कैसे कम हुई, क्या ये सब हम शो करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी, या फिर इसको कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो ये हमने बनानी सीखनी नहीं है, बस हमें सिर्फ इसका मतलब पता होना चाहिए. दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी, जो स्टेटमेंट हमें शो करती है कि दो सालों के बीच में कैपिटल में चेंज क्यों आता है. व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैपिटल इन बिटवीन 2 consecutive years.
नेक्स्ट हमारे पास इस चार्ट में है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन के नीचे हमने दो स्टेटमेंट्स बनाने हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कौन सी होती है? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में 2 ईयर्स की बैलेंस शीट को अगर हमने कंपेयर करना है और हमें जानना है कि दोनों ईयर्स में चेंज कैसे आया, तो हम इन दो स्टेटमेंट से जान सकते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये दो स्टेटमेंट जो है हमें बताती हैं कि 2 ईयर्स की बैलेंस शीट के बीच में डिफरेंस किन रीजंस के करके आया है। बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कौन सी होती है? बैलेंस शीट। So statement of changes in financial position मतलब कि 2 सालों की बैलेंस शीट में चेंज क्यों आया है, किन रीजंस के करके आया है। So these are fund flow statement and cash flow statement. So अभी हम सिर्फ इसका शॉर्ट ओवरव्यू करेंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। हम डिटेल में इनका एक अलग अलग चैप्टर है हमारे सिलेबस में, तब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सो फंड का मतलब क्या होता है? फंड मीन्स वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स minus current liabilities, that is called as working capital. current assets सबको पता है क्या होते हैं? मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। all of you know what are current assets? give me an Yes, example ma'am. of current assets. कौन कौन से होते हैं मुझे current assets एग्जांपल देख के बताइए। anybody? हाँ जी मैम जो विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए। मैम कैश शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। यस मैम। good. So current assets are those assets which can easily be converted into cash in less than 1 year. So वो हो गया आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ये सब होते हैं आपके करंट एसेट्स। और ऐसी करंट लायबिलिटीज होती है मतलब दोस लायबिलिटीज व्हिच आर पेड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज विद इन 1 ईयर। सो करंट लायबिलिटीज में आपकी 1 साल से कम की जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो आ जाती हैं। आपके एक्रूड एक्सपेंस, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड ऑल, वो सारे करंट लायबिलिटीज में आते हैं। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो वो हमारी आती है वर्किंग कैपिटल। सो फंड फ्लो स्टेटमेंट शो करती है कि 2 डेट्स के बीच में वर्किंग कैपिटल में चेंजेस कैसे आए। So this statement shows the sources and application of funds. पहले इस ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम 2-3 स्टेटमेंट इकट्ठी बनाते हैं। सो इसमें हम शो करते हैं कि 2 सालों की डेट्स में, पहली स्टेटमेंट में हम बनाते हैं कि वर्किंग कैपिटल में चेंज कैसे आया 2020 और 2021, 2 डेट्स में वर्किंग कैपिटल में चेंज किन रीजंस के करके आया। फिर हम इसमें बनाते हैं सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जहां से हमें फंड्स आते हैं। फंड मतलब वर्किंग कैपिटल, जहां से जिनसे वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है और जिनसे वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है। जिनसे इंक्रीज होती है उनको कहते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स, बिकॉज यहाँ से हमें वर्किंग कैपिटल मिल रही है, वर्किंग कैपिटल हमारी इंक्रीज हो रही है, इनको कहेंगे सोर्सेज। और यूजेस ऑफ फंड्स मतलब जहां पर हमारी वर्किंग कैपिटल कम हो रही है, जहां पर वर्किंग कैपिटल यूज हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। सो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम 2 चीजें बनाते हैं। एक तो हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं जिसमें हम शो करते हैं कि 2 सालों की डेट में वर्किंग कैपिटल में चेंज क्यों आया। और फिर हम बनाते हैं सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स वाली स्टेटमेंट जिसमें हम देखते हैं कि किन रीजंस में वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है और किन रीजंस में वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है। सो अभी हमने सिर्फ इतना ही समझना है बिकॉज डिटेल में हम इसका जो चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फंड फ्लो स्टेटमेंट की तरह ही है, पर ये सिर्फ चेंज शो करती है कैश में। सो अगर मेरे पास जो है 2020 में मेरे पास कैश कितना है ₹25,000 और 2021 में मेरे पास कैश कितना है ₹34,000। सो मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या देखूंगी कि ये 25 से 34 कैसे हो गया, क्या इनफ्लोज हुए, क्या आउटफ्लोज हुए जिनकी करके मेरा बैलेंस 25 से 34 हो गया। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज दैट स्टेटमेंट which shows the changes in the cash position between 2 dates of balance sheet. 2000 आपको कैश का डेटा कहाँ से मिलेगा? 2020 की बैलेंस शीट से और 2021 की बैलेंस शीट से। तो दोनों ईयर्स की बैलेंस शीट से आपको कैश का डेटा मिलेगा। सो
इन दो डेट्स की कैश की पोजीशन में चेंज क्यों है, किन रीजंस के करके, कहाँ से कैश आया, कहाँ पर कैश गया, ताकि ये बैलेंस 25 से 34 हो गया. So what are the reasons for changes in cash position from 25 to 34? ये हम दिखाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कि 2 सालों की बैलेंस शीट में कैश की पोजीशन में किन रीजंस के करके चेंज आया. तो हम ये 5 जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं ये हम ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीख चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी हमने हमारे सिलेबस में नहीं है बिकॉज ये कोई इतना बड़ा नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल अकाउंट जैसे ही बनाया जाता है. देन फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने हमारे सेपरेट चैप्टर्स हैं इस सब्जेक्ट में, वो हम करेंगे. So these are the 5 financial statements which are prepared. Now फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमने किस पे ध्यान देना है इस चैप्टर में, 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट. मैंने आपको बताया जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी है वो हमने नहीं पढ़नी है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, एंड दैट इज आल्सो वेरी सिंपल, वो सिर्फ एक सिंपल सा अकाउंट ही होता है. फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने बाद में पढ़नी है. सो अभी इस चैप्टर के लिए हमारे लिए 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो है इनकम स्टेटमेंट, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हो, और बैलेंस शीट. सो हमने इनका एनालिसिस करना है. एनालिसिस करने का मतलब क्या है कि हमने 1 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसके पिछले साल के साथ कंपेयर करना है, ये जानने के लिए कि हमारा जो है परफॉर्मेंस हमारी इंप्रूव हुई है या डिक्लाइन हुई. सो एनालिसिस करने से पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं. सो आप सब ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में बनाना सीख चुके हो, सो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं इसको कराऊंगी. तो प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट कैसे करी जाती है? यूजुअली बैलेंस शीट जो है इट इज मेड इन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट आजकल. पहले वर्टिकल फॉर्मेट में बनाई जाती थी, आजकल हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाई जाती है. तो पहले आप कैसे बनाते थे बैलेंस शीट? टी फॉर्म में. आपने तो ऐसी बनानी सीखी है फर्स्ट सेमेस्टर में. टी फॉर्म में इधर आपने सारे अपने एसेट्स लिख देने हैं, इधर सारी लायबिलिटीज लिख लेनी है. सो दिस इज द वर्टिकल फॉर्मेट, जिसको कहते हैं टी फॉर्मेट ऑफ मेकिंग बैलेंस शीट. एक और तरीका है बैलेंस शीट बनाने का, उसमें हम 2 कॉलम्स नहीं बनाते, एक ही कॉलम बनाते हैं. यहाँ पे पर्टिकुलर्स का कॉलम, यहाँ पे अमाउंट का कॉलम. पहले आपने अपनी सारी लिखनी है लायबिलिटीज एंड कैपिटल. यहाँ पे सारी लायबिलिटीज लिख ली और फिर उसका टोटल यहाँ पे लिख दिया. फिर आपने लिखने अपने सारे एसेट्स, यहाँ पर सारे एसेट्स लिख दिए, देन नीचे उसका टोटल लिख दिया. मतलब आप 2 साइड्स नहीं बनाते, टी फॉर्म नहीं बनाते, लेफ्ट एंड राइट साइड नहीं बनाते, एक ही सिंगल साइड है. पहले सारे लायबिलिटीज और कैपिटल लिख देते हैं, उसका टोटल कर देते हैं यहाँ पर, देन सारे एसेट्स लिख देते हैं, देन उसका टोटल यहाँ पर कर देते हैं. तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल बेसिस. सो 2 तरीके हैं, ये इसको कहते हैं वर्टिकल फॉर्मेट ये वाला, और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट. सॉरी, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, आप इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ये वाला हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ये वाला वर्टिकल कहते हैं. बिकॉज वर्टिकल ऐसे होता है ना, ऐसे वर्टिकल होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है. ठीक है. सो जो नीचे वाला मैंने आपको बताया दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल फॉर्मेट, एंड जो ऊपर वाला बताया टी शेप वाला दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट. बिकॉज उसमें हम इस तरीके से एक तरफ एसेट लिखते हैं, एक तरफ लायबिलिटीज लिखते हैं, जबकि हम वर्टिकल फॉर्मेट में एक ही लाइन में एसेट लिखते हैं और एक ही लाइन में लायबिलिटीज लिखते हैं, सब बीच में हम उसको बीच में उसका टोटल कर देते हैं. सो पहले जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट यूज किया जाता था, आजकल कंपनीज वर्टिकल फॉर्मेट यूज करती हैं. देन अब एसेट और लायबिलिटी जब हमने लिखने हैं, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए कि पहले करंट एसेट्स लिखने हैं या पहले फिक्स्ड एसेट्स लिखने हैं. सो उसके लिए 2 ऑप्शन हैं, लिक्विडिटी बेसिस या परमानेंस बेसिस. मतलब कि बैलेंस शीट में जो आप एसेट्स और लायबिलिटीज लिखते हो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहले कौन सा एसेट लिखना है, फिर कौन सा एसेट लिखना है, पहले कौन सी लायबिलिटी लिखनी है. सो देयर आर 2 बेसिस, लिक्विडिटी बेसिस एंड परमानेंस बेसिस. लिक्विडिटी बेसिस मतलब कि जब हम जो लिक्विड एसेट्स हैं वो पहले लिखते हैं, नॉन लिक्विड बाद में लिखते हैं. मतलब पहले करंट एसेट्स लिखेंगे फिर फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे.
ऐसे लायबिलिटी में पहले करंट लायबिलिटीज लिखेंगे, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लिखेंगे, फिर कैपिटल लिखेंगे। इसको कहते हैं लिक्विडिटी बेसिस। एक होता है परमानेंस बेसिस विच इज ऑपोजिट। इसमें हम क्या करेंगे, पहले फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे, फिर करंट एसेट्स लिखेंगे, और लायबिलिटी साइड पहले कैपिटल लिखेंगे, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लिखेंगे, फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज लिखेंगे। और यूजुअली हम ये वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं, परमानेंस वाला। तो दो मेथड्स होते हैं, पर कंपनीज एक्ट कहता है कि हमें परमानेंस वाला बेसिस फॉलो करना चाहिए। मतलब जब हम एसेट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पहले हमने फिक्स्ड एसेट्स लिखने हैं, फिर करंट एसेट्स लिखने हैं। लायबिलिटीज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पहले कैपिटल लिखनी है, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, फिर करंट लायबिलिटीज। अब कंपनीज एक्ट जो है 2013, उसमें प्रॉपर फॉर्मेट दिया हुआ है कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है, विच इज गिवन इन शेड्यूल नंबर 3। तो शेड्यूल नंबर 3 कहता है कि हमें वर्टिकल फॉर्मेट फॉलो करना है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट फॉलो नहीं करना है। सो कंपनीज एक्ट 2013 के आने से पहले जो है कंपनीज वर्टिकल फॉर्मेट भी यूज करती थी, हॉरिजॉन्टल भी यूज करती थी। ज्यादा हॉरिजॉन्टल यूज करती थी, मतलब एक तरफ लायबिलिटीज, एक तरफ एसेट्स, जैसे आपने सीखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाना। पर आजकल कंपनीज वो फॉर्मेट यूज नहीं करती, आजकल कंपनीज वर्टिकल फॉर्मेट यूज करती है। मतलब एक ही कॉलम बनता है, एसेट और लायबिलिटी का एक ही कॉलम बनता है। पहले यहाँ पर सारे लायबिलिटीज लिख दी जाएंगी, उसका टोटल कर दिया जाएगा, फिर यहाँ पर सारे एसेट्स लिख दिए जाएंगे, फिर उसका टोटल कर दिया जाएगा। मतलब दो साइड्स नहीं बनती। जो जहां दो साइड्स बनती है एसेट्स और लायबिलिटीज, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। जहां पर एक ही साइड बनती है उसको कहते हैं वर्टिकल फॉर्मेट। सो जो नया कंपनीज एक्ट 2013 आया है वो सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट ही अलाउ करता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट अलाउ नहीं करता। सो बैलेंस शीट कैसे बनानी है वो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में गिवन है, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली कंपनीज को बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। सो कंपनीज बैलेंस शीट कैसे बनाती है, वर्टिकल फॉर्मेट यूज करके और परमानेंसी बेसिस के ऊपर। मतलब पहले आएगी कैपिटल, फिर आएगी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, फिर उसका टोटल कर देना है, फिर आएंगे फिक्स्ड एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, फिर उसका टोटल। दैट इज द परमानेंसी बेसिस। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से जो है बैलेंस शीट बनाई जाती है आजकल। पुराना वाला तरीका नहीं फॉलो किया जाता कि एक तरफ एसेट्स एक तरफ लायबिलिटीज। सो अगर आप यहाँ पर देखो तो देयर इज जस्ट वन सिंगल कॉलम। दो इसलिए यहाँ पर बनाए गए हैं, एक जो है इस साल का करंट ईयर, जिस साल की आप बैलेंस शीट बना रहे हो, एक पिछले साल की फिगर्स के साथ में रिपोर्ट करी जाती है ताकि कंपैरिजन हो सके। So, आजकल जो बैलेंस शीट्स और इनकम स्टेटमेंट बनते हैं उसमें अमाउंट में दो कॉलम होते हैं, एक तो उस साल की फिगर्स, एक पिछले साल की फिगर्स, ताकि एक ही बैलेंस शीट को देख के हमें पता चल सके कि हमारा जो है डेटा पिछले साल से इंप्रूव हुआ है या डिक्लाइन हुआ है। हमें पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं खोलनी पड़ेगी। सो डेटा इस साल का भी होता है, साथ में साथ उसी आइटम का पिछले साल का डेटा भी हम साथ ही में स्टेट करते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी, आप लायबिलिटी का कॉलम शो करते हो। लायबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जिनको कहते हैं नॉन करंट या फिर लॉन्ग टर्म, एंड फिर करंट लायबिलिटीज। फिर यहाँ पर आपने टोटल कर देना है, फिर आपने एसेट्स शुरू करना है। एसेट्स में पहले फिक्स्ड एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट्स, देन करंट एसेट्स, देन अगेन आपने टोटल कर देना है, और ये टोटल डेफिनेटली मैच करे। So this is the format of the balance sheet as per new companies. Then income statement कैसे बनाई जाती है? इनकम स्टेटमेंट को पहले आप P&L या ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते थे, बट नाउ इट इज कॉल्ड एज इनकम स्टेटमेंट। एज पर इट्स न्यू नेम इट इज कॉल्ड एज इनकम स्टेटमेंट। सो आजकल इसको कोई भी P&L अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं कहते, इसको इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं कहते, इसको इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है। सो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए भी कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली कंपनीज को इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। पार्ट 1 में दिया हुआ है बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, पार्ट 2 में दिया हुआ है इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। सो कंपनीज एक्ट में शेड्यूल्स होते हैं, मतलब चैप्टर्स होते हैं। तो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में पता बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है, पार्ट 2 में इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया गया है। तो ये है फॉर्मेट। इनकम स्टेटमेंट भी आजकल इस तरीके से बनाई जाती है, हॉरिजॉन्टल में नहीं बनाई जाती, वर्टिकल फॉर्मेट में बनाई जाती है। पहले आपने जो P&L बनाना सीखा हुआ, आप कैसे बनाते थे? दो साइड्स बनाते थे, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे सारे खर्चे शो करते थे, क्रेडिट साइड पे सारे इनकम शो करते थे।
बट ये फॉर्मेट भी अब चेंज हो गया है। इसको भी हम वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल में नहीं बनाते। सो एक ही पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा, डेबिट और क्रेडिट नहीं बनेंगे। और अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे। 2 कॉलम कैसे, जैसे बैलेंस शीट में बनाए थे, एक तो इस साल का डेटा, एक पिछले साल का डेटा। सो इसको बनाने के लिए भी हम ये वाला मेथड फॉलो करते हैं। पहले हम अपने सारे इनकम्स लिख लेते हैं, टोटल इनकम होगी, फिर हम उसमें से अपने सारे खर्चे माइनस कर देते हैं। इनकम में से खर्चे माइनस करोगे तो प्रॉफिट की फिगर आएगी, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो उसमें से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की एडजस्टमेंट करते हो, फिर प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ओके, बट बिफोर टैक्स, ओके, फिर उसमें से टैक्स माइनस कर देते हो, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो इस तरीके से जो है हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी इनकम लिखते हैं, सारी इनकम में से हम माइनस करेंगे अपने सारे एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स मतलब जो कभी कभी जो ट्रांजैक्शन कभी कभी होती है, फिर उसमें से माइनस करोगे या ऐड करोगे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, वो ऐड भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब जो रेगुलर आइटम्स नहीं होती। तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से आपने माइनस करना है टैक्स, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस तरीके से जो है हम अब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। हम उसको पुराने तरीके से नहीं बनाते कि एक तरफ आपने डेबिट साइड बनाई, क्रेडिट साइड बनाई, उस तरीके से नहीं बनाते। ये नया तरीका है इनकम स्टेटमेंट बनाने। तो ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद द फॉर्मेट्स? Yes, ma'am. ओके, तो अब हमें समझ आ गया है कि हम जो है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। हमारे इसमें 2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा और रहते हैं। वी आर लेफ्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज क्या है एंड इसकी क्या लिमिटेशंस है। तो ये 3 टॉपिक हम कल फिनिश करके देन वी विल स्टार्ट विद द आवर मेन चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मैंने सीधा आपको एनालिसिस क्यों शुरू नहीं कराया, बिकॉज आपको पहले पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है। Pass over here. Tomorrow we will complete this financial statements. इसकी जो 3 छोटे छोटे टॉपिक्स